सोचिए जरा, एक कंपनी, कोई देश नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी। अब सोचिए कि वही कंपनी दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक पर कब्जा कर लेती है। नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की असली कहानी है। तो सवाल यही है, प्रॉफिट के लिए बनी एक प्राइवेट कंपनी जिसमें आम लोगों का पैसा लगा था, वो भला एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन बैठी? चलिए इसी हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस समय से जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक छोटा सा मुश्किलों से भरा हुआ सपना था। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। आसान भाषा में कहें तो ये 17वीं सदी का एक स्टार्टअप था और इसमें पैसा कोई राजा या रानी नहीं लगा रहे थे, नहीं, बल्कि आम निवेशक यानी शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे थे मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए। मतलब ये पूरी तरह से एक प्राइवेट प्रॉफिट पर चलने वाली संस्था थी। पर इस कंपनी की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। 1599 में 215 व्यापारियों और निवेशकों ने मिलकर इसे शुरू तो कर दिया। 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें व्यापार करने की मोनोपोली भी दे दी, लेकिन भारत का दरवाजा तो अभी भी उनके लिए बंद था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहुंचे, पर 1 साल की मशक्कत के बाद भी मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की इजाजत लेने में नाकामयाब रहे। तो सवाल ये है कि आखिर शुरुआती कोशिशें नाकाम क्यों हो रही थीं? क्योंकि मैदान में पहले से ही एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बैठा था, पुर्तगाल। वो किसी नए को अंदर आने ही नहीं देना चाहते थे। और मुगलों की नज़र में अंग्रेज तो बस कुछ नौसिखिए थे, जिन पर कोई क्यों ही भरोसा करे। लेकिन फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने न सिर्फ कंपनी की किस्मत बदल दी, बल्कि मुगलों की सोच को भी हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। देखिए, 1612 से पहले का सीन कुछ ऐसा था, जब मुगल समंदर की तरफ देखते थे तो उन्हें सिर्फ एक ही ताकत नजर आती थी, पुर्तगाली। वो पावरफुल थे, उनकी इज्जत थी और उनसे सब डरते थे। और अंग्रेज, अरे वो तो कहीं गिनती में ही नहीं थे, कमजोर नए नए आए लोग जिन्हें कोई भाव ही नहीं देता था। लेकिन 1612 में स्वॉले की लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये किसी डेविड और गोलियत की कहानी से कम नहीं था। कैप्टन थॉमस बेस्ट के एक छोटे से अंग्रेजी बेड़े ने एक बहुत बड़ी पुर्तगाली सेना को बुरी तरह हरा दिया। और यहीं पर इतिहास का एक सीधा सा सबक सामने आता है, ताकत सिर्फ ताकत की भाषा समझती है, और अंग्रेजों ने ये साबित कर दिया था कि वो जीतना जानते हैं। इस जीत का असर फौरन दिखा। बादशाह जहांगीर अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लोग कमजोर नहीं हैं। तो नतीजा क्या हुआ? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाजत दे दी और 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। मतलब एक मिलिट्री जीत ने सीधे सीधे एक बड़े बिजनेस का दरवाजा खोल दिया। हाँ, पर एक बात याद रखनी होगी, अंग्रेज इस रेस में अकेले नहीं दौड़ रहे थे। भारत के व्यापार पर कब्जे की दौड़ में कई यूरोपियन खिलाड़ी थे। तो चलिए देखते हैं कि इस मैदान में और कौन कौन था। ये टेबल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका एक ही मंत्र था, प्रॉफिट। फिर थी डेनिश कंपनी, जो थी तो प्राइवेट, लेकिन उनका फोकस व्यापार से हटकर धर्म प्रचार पर चला गया। और आखिर में फ्रेंच कंपनी, ये सरकारी थी जो व्यापार के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स का खेल भी खेल रही थी। और अंत में नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों का दबदबा, डेनिश दिवालिया और फ्रेंच की हार। डेनिश कंपनी की कहानी तो एक सबक की तरह है। आए तो थे व्यापार करने, लेकिन अपना मेन फोकस बना लिया मिशनरी काम को। इससे एक बात साफ है, जो करने आए हो पहले उस पर ध्यान दो। नतीजा ये हुआ कि वो बैंकरप्ट हो गए और 1845 में अपना सारा तामझाम अंग्रेजों को बेचकर चले गए। तो अब हम कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं, अंग्रेजों का असली मुकाबला फ्रांसीसियों से। और ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बाजी थी जो भारत की ही जमीन पर खेली जा रही थी। ये जो कर्नाटक युद्ध हुए, ये असल में एक प्रॉक्सी वॉर था। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, नहीं, वो तो भारतीय रियासतों के अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठा रहे थे। एक राजा को एक सपोर्ट कर रहा है तो उसके दुश्मन को दूसरा। तो इस चेस बोर्ड पर दो टीमें साफ साफ बन गईं। एक तरफ टीम ब्रिटेन,
जो हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के लिए अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ थी टीम फ्रांस, जो उनके विरोधियों को बैक कर रही थी। और फ्रेंच टीम का कैप्टन था एक बहुत ही काबिल रणनीतिकार, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अब ये डुप्ले बड़ा शातिर था। उसने एक गजब की स्ट्रैटेजी निकाली। वो भारतीय राजा नवाबों को अपनी यूरोपियन सेना उधार देता था और बदले में उनसे खूब सारा पैसा और जमीनें ले लेता था। और सच कहूं तो कुछ समय के लिए ये प्लान जबरदस्त काम कर रहा था। लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने मैदान में उतारा रॉबर्ट क्लाइव को। यकीन करना मुश्किल है, पर यह आदमी कंपनी में सिर्फ एक क्लर्क था, जो बाद में एक मिलिट्री जीनियस बन गया। उसकी हिम्मत और आर्कॉट की घेराबंदी जैसी चालों ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है, एक कंपनी ये जंग कैसे जीत गई? चलिए उन की फैक्टर्स को समझते हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो ब्रिटिश जीत के पीछे के राज क्या थे? पहला, स्ट्रेटेजिक फोकस। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था, प्रॉफिट और पावर, बाकी सब बाद में। दूसरा, अडैप्टेबिलिटी। उन्होंने बहुत जल्दी भारत की पॉलिटिक्स का खेल सीख लिया। तीसरा, डिसाइसिव लीडरशिप। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग थे उनके पास, जो अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे सोचते थे। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, प्राइवेट एजिलिटी। एक प्राइवेट कंपनी होने की वजह से वो फैसले लेने में बहुत तेज थे, अपने सरकारी फ्रेंच कॉम्पिटिटर से कहीं से आधा। आखिर में कहानी यही है कि एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देती थी, वो एक देश से भी ज्यादा असरदार और बेरहम साबित हुई एक साम्राज्य खड़ा करने में। एक कॉर्पोरेशन ने एक देश पर हुकूमत की। ये इतिहास की बात है, लेकिन ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब आज की बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां वैसी ही आर्थिक और राजनीतिक ताकत हासिल कर लेती हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? सोचने वाली बात है।